हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे घर पे आराम से अपने। और हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टॉपिक पर आते हैं सीधा। कल आपको शायद व्हाट्सअप नंबर मिल गया होगा मेरा, जो मैंने आपको दिया था। और आई थिंक अब आप ट्राई भी करोगे कि कल सर से डाउट्स ले लें। हम नंबर आपको प्रोवाइड करवा दिया है मैंने। तो कल हम कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। आपको मैंने बताया था कि क्या होती है, और वेव के बारे में आपको बताया था मैंने कि वेव क्या होती है। वेव से जुड़ी कुछ चीजें बताई थी, जैसे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, वो सब बातें आपको मैंने डिस्कस की थी। फॉर्मूला दिया था मैंने एक कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सी बाय लैम्डा की इक्वल होती है, या सी इंटू में म्यू बार की इक्वल होती है, म्यू बार इज द वेव नंबर। ठीक है, वो सब हमने डिस्कस किया था कल। अब इसी में मैंने आपको अगर ध्यान में हो तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में अलग अलग तरह की रेडिएशंस होती हैं, अलग अलग तरह की रे होती हैं, जैसे कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, है ना। तो उनका जो कलेक्शन होता है, उन रेज का जो कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम में क्या है? इस स्पेक्ट्रम के अंदर सभी तरह की रेडिएशंस प्रेजेंट होती हैं, गामा रे, कॉस्मिक रे, सभी तरह की जो मैंने बताई आपको। ठीक है, तो उसको स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ रेडिएशंस बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है स्पेक्ट्रम में। तो उसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये जो सभी रेडिएशंस मैंने आपको बताई, ये सभी रेडिएशंस की वेवलेंथ अलग अलग होती है। सभी की वेवलेंथ एक जैसी नहीं होती है, सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। ठीक है, तो इनके इसके वजह से इनका यूज भी अलग अलग हो जाता है। अब एक्सरे का यूज हम अलग कर रहे हैं, रेडियो वेव्स का यूज हम सिग्नल के लिए कर रहे हैं, मोबाइल की रेंज के लिए या रेडियो सिग्नल्स के लिए। माइक्रोवेव का यूज हम अलग करते हैं। ठीक है, रेडियो इंफ्रारेड रे है, उनका हम अलग यूज कर रहे हैं। विजिबल रे है, उससे हम देख सकते हैं। अल्ट्रावायलेट से हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है ना। तो अलग अलग रेज की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, इस वजह से उनका यूज भी अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा किसकी होती है और सबसे कम किसकी होती है, अगर हम बात करें तो। ठीक है, जो आपकी रेडियो वेव होती है, रेडियो वेव होती है, इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। और कल आपको मैंने क्या बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसकी सबसे कम होगी। तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है वैल्यू बताऊंगा अभी आपको मैं, बट मैं पहले आपको ऑर्डर दे देता हूं। ठीक है, इसके बाद आती है माइक्रोवेव। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका है? वेवलेंथ का है। ओके, इसके बाद आती है आपकी इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे। ठीक है, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि लाइट के अंदर ये सिर्फ सारी रे, अलग अलग सोर्स में अलग अलग तरह की रे मिलती हैं। जैसे कोई गर्म बॉडी है, हॉट बॉडी है, तो उस हॉट बॉडी से बेसिकली इंफ्रारेड निकलती है। ठीक है ना, रेडियो वेव्स सिग्नल अलग तरीके से मिलता है हमें, तो अलग अलग वेव्स के सिग्नल अलग तरीके से मिलते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक लाइट के अंदर ही सभी के सभी सोर्स होंगे आपके पास। इसके बाद आपकी आती है विजिबल रे। ठीक है, विजिबल रे के बाद कौन सी आती है आपकी? यूवी रे। ठीक है, यूवी रे के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद गामा रे, और गामा रे के बाद लास्ट में कॉस्मिक रे। तो ये आपका ऑर्डर होता है किसका? ये आपका ऑर्डर होता है वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली आपकी रे का। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। जो आपकी वैल्यू होती है वो आपकी, इसकी 10⁴ वेवलेंथ की, इसकी 2, इसकी 10 पूरी। ठीक है, उसके बाद 10⁻², 2, 10⁻⁴, -6, इस तरीके से। उसके बाद आपकी वैल्यू होती है आपकी ये -8। ठीक है, इस तरीके से एक बार चेक कर लेते हैं भाई, अभी गड़बड़ ना हो जाए। देखिए, इसमें हम एक पर्टिकुलर वैल्यू देने के बजाय रेंज बोल सकते हैं कि जो रेडियो वेव की रेंज होती है आपकी 10⁻⁴ से 10⁻² के बीच में होती है। माइक्रोवेव की 10⁻² से 10⁻0 के बीच में होती है। 10⁻0 से लेके 10⁻⁻² तक आपकी फिर आगे इंफ्रारेड माइक्रोवेव की रेंज हो सकती है इस तरह से, 10⁻⁻2 10⁻⁻4 तक।
उसके बाद 10⁻⁴ से 10⁻�6 और यहां पर -8 तक। इसी तरह फिर यहां पर -8 से -10, -10 से -12, -12 से -14 और -14 से -16। तो ये आपकी वैल्यू होती है वेवलेंथ की। ओके, जो इसकी यूनिट होती है आपकी बेसिकली वो क्या होती है, मीटर में होती है। ये जो वैल्यू हम ले रहे हैं मीटर में ले रहे हैं। इसी का उल्टा कर दीजिए, क्या मिल जाएगी आपको, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। तो आई होप कि स्पेक्ट्रम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो खास इतना मुश्किल नहीं है, तो खास बस पेपर में आपसे, अगर क्लास में, अगर आपसे स्कूल जो एग्जाम होते हैं, स्कूल एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं 2 मार्क्स में कि भाई किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ कम होती है, अरेंज कीजिए उस ऑर्डर को। वो सब छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ आता नहीं है इससे। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आज के हम आते हैं। इसी तरह आपका जो विजिबल रे है, विजिबल रे है, उसके अंदर भी आपके अलग अलग कलर होते हैं। 7 कलर होते हैं ना बेसिकली। हम किसे नोट करते थे, विबग्योर से नोट करते थे, विबग्योर करते थे ना। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस पैटर्न में यहां पर इस तरीके से इनकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करती है भाई, वेवलेंथ इंक्रीज करती है। इट मींस कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो हाईएस्ट है। रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, वो हाईएस्ट होती है। ओके, और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कैसी होती है, सबसे कम होती है। तो वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ जो होती है वो सबसे लोवेस्ट होती है इस स्पेक्ट्रम के अंदर। ये भी एक स्पेक्ट्रम हो गया कलर का। ठीक है, कलेक्शन ऑफ कलर तो यहां भी है। ओके, तो जो विजिबल रे की वेवलेंथ होती है आपकी कंप्लीट की, जो वेरी करती है आपकी, तो ये आपकी होती है 400 के आसपास, 400 नैनोमीटर। ठीक है, और जो ये आपकी होती है, ये आपकी होती है किसके, 800 नैनोमीटर के आसपास। इसका मतलब जो कंप्लीट रेंज आपकी है वो कितनी है, 400 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक। ठीक है, जो मैंने आपको अभी ऊपर रेंज लिखवाई उसको भी आप नैनोमीटर में कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये आपकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक। समझ में आ गई। तो ये आपका स्पेक्ट्रम होता है विजिबल रेंज का, जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है। जैसे वॉयलेट की 400 है, इसी तरह से आपका जो ब्लू कलर है उसकी 430 हो जाती है। जो आपका ब्लू कलर है, सॉरी इंडिगो की 430 हो जाती है। जो आपका ब्लू कलर है, ब्लू कलर की आपकी 490 हो जाती है। ग्रीन की आपकी 550 हो जाती है। तो अलग अलग की बढ़ती जाती है। ठीक है, इसकी 400 हो गई, इसकी 430 हो गई, इसकी 490 हो गई, इसकी 550 हो गई ग्रीन कलर की। ठीक है, ऐसे ही फिर आपकी 580 हो गई, यहाँ 580 हो गई, ये 620 हो गई, और ये फिर सीधा 800 पे आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी अलग अलग रेंज जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो आप चाहो तो याद कर सकते हो कि किस कलर के कितनी वेवलेंथ होती है। तो ये आपको मैंने वेवलेंथ और बता दिया कि क्या होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई इसके बाद ही, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए जी। देखिए भाई, अभी तक मैंने आपको जो बताया उसको एक थ्योरी के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टॉपिक मैंने आपको दिया, ये आपको किसने दिया था, ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने आपको दिया था। ठीक है, और इस थ्योरी ने बहुत से पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कुछ इफेक्ट ऐसे थे, कुछ फिनोमिना ऐसे थे जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थ्योरी। ये थ्योरी क्या है, ये थ्योरी बेसिकली वही है जो भी आपको मैंने सारा कुछ समझाया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी सारी की सारी, उनके बेस पे बेसिकली क्या है, बहुत से पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर लिए, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बेसिकली क्या हुआ कि कुछ ऐसे फिनोमिना थे, कुछ ऐसे इफेक्ट थे जो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वो इफेक्ट कौन कौन से थे आपके मेनली, एक तो आपका था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक, ये हम आगे पढ़ेंगे बाद में। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इस कंसेप्ट को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी जो पढ़ी हमने अभी। दूसरा एक इफेक्ट था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इससे भी न्यूमेरिकल मिलते हैं आपको पेपर के अंदर। ठीक है, उसको ध्यान से समझिएगा जब आगे समझाऊंगा। ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आता है इसमें से, थ्योरिकल भी आता है बट न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। ठीक है, ये अब बाद में करेंगे। तो ये 2 इफेक्ट ऐसे थे मेनली जिनको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, या और भी जो कंसेप्ट बचे हुए थे हमारे सारे, उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी दी गई, और उस नई थ्योरी का नाम था हमारा क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन
कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट जो 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 थ्योरी रेडिएशंस के बारे में ये मानते थे, ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट थी और उस वजह से ये बोली कुछ एडवांस थी उससे, और इसने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सभी टॉपिक्स को, इंक्लूडिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो अब हम आगे जितना पढ़ेंगे वो हम क्वांटम थ्योरी के बारे में ही पढ़ेंगे और इसका ही हम सारा एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, ये क्वांटम थ्योरी दी किसने दी? ये दी थी मैक्स प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक ने। इसलिए इस थ्योरी को हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो कुछ बुक्स के अंदर, कुछ लिटरेचर्स के अंदर आपको इस नाम से मिल जाएगी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी होती है। अब ये थ्योरी क्या होती है, ये थ्योरी ही मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, और आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगी। इसको समझने के लिए हमें करना होगा बोर्ड को पहले साफ, तो हम बोर्ड को पहले साफ कर लेते हैं। देखिए भाई, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी आपकी, वो ये कहती थी कि अगर किसी भी चीज से रेडिएशंस निकल रही हैं तो वो कंटिन्यूसली रेडिएशंस निकल रही हैं, कंटिन्यूसली निकलती जा रही है, बीच में कोई गैप नहीं आ रहा है। ठीक है ना, या उनकी वैल्यू जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, अब ये भी कह सकते हो कि कंटिन्यूसली उनकी जो वैल्यू है, कंटिन्यूसली एनर्जी निकल रही है। लेकिन वो कंसेप्ट सही नहीं हो पाया था। ठीक है ना, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या मानती है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी सबसे पहला पॉइंट यही मानती है, इसका जो सबसे पहला पॉइंट था वो यही था कि भाई किसी भी हॉट बॉडी से, किसी भी हॉट बॉडी से अगर रेडिएशंस आ रही हैं, चाहे वो सन ही क्यों ना हो, कोई भी जलती हुई चीज क्यों ना हो, किसी भी हॉट बॉडी से अगर कोई रेडिएशंस आ रही हैं, देखिए हमेशा जलती हुई चीज से रेडिएशन ऐसा नहीं है, गर्म है कोई चीज तो भी उससे रेडिएशन निकलेंगी। ठीक है, तो किसी भी अगर हॉट बॉडी से या सन से अगर रेडिएशंस आ रही हैं तो रेडिएशन कंटिन्यूसली नहीं आती हैं, बल्कि डिसकंटिन्यू फॉर्म में आती हैं। किसकी फॉर्म में? पैकेट्स की फॉर्म में आती हैं, पैकेट्स की फॉर्म में। ठीक है, पैकेट की फॉर्म में आती है। छोटे छोटे पैकेट होते हैं एनर्जी के, जिनके अंदर एनर्जी क्या होती है? भरी होती है। जैसे शैम्पू आते हैं ना, शैम्पू के पैकेट होते हैं, पाउच आते हैं छोटे छोटे, 1-1 रुपए के, ऐसे एनर्जी के पैकेट्स आते हैं और उसके अंदर एनर्जी जो है फिक्स होती है, भरी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट ने ये कहा कि रेडिएशन जो आती हैं, रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम ए हॉट बॉडी, फ्रॉम ए हॉट बॉडी, ठीक है, comes या radiate out in discontinue form, और कैसे आती है? in small packets of energy, small packet of energy, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट आते हैं, फिक्स वैल्यू होती है हर एक पैकेट की एनर्जी की, भाई इसमें इतनी एनर्जी है, इसमें इतनी एनर्जी है, इसमें इतनी एनर्जी, वो फिक्स होती है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कह रहा है कि हर पैकेट को क्या कहेंगे, क्योंकि हर पैकेट की एनर्जी अलग है दूसरे पैकेट से, सबकी सेम मिली जुली तो नहीं है ना, आपस में घुली मिली नहीं है, सबकी पैकेट की एनर्जी अलग है। इसलिए अगर डिस्क्रीट एनर्जी है, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी को नाम दिया गया कॉल्ड क्वांटा। क्या नाम दिया गया? क्वांटा। इसलिए थ्योरी का नाम पड़ गया क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो क्वांटा, तो डिस्क्रीट पैकेट जो होते हैं, अलग अलग पैकेट जो होते हैं एनर्जी के, उसको क्या नाम दिया गया? क्वांटा। अगर किसी हॉट बॉडी से निकल रही है तो उसको क्वांटा बोलते हैं। लेकिन अगर सन से आ रही है, इन केस ऑफ सन, इन केस ऑफ सनलाइट, इन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? इन पैकेट्स को हम फोटोन बोलते हैं, फोटोन। तो ये फर्क याद रखिएगा भाई कि फोटोन वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं और क्वांटा किसके लिए कर रहे हैं। क्वांटा वर्ड तो हम यूज करते हैं जब किसी भी हॉट बॉडी से रेडिएशंस आ रही हैं, लेकिन फोटोन वर्ड हम यूज तब करते हैं जब सनलाइट की बात चल रही हो। तो अगर किसी सनलाइट से रेडिएशंस आ रही हैं तो वो हम यूज करते हैं उसके लिए फोटोन। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों के अंदर क्या होते हैं? पैकेट्स होते हैं एनर्जी के। एक तो ये पॉइंट था। और उसने आपसे क्या कहा? और उसने आपसे ये कहा कि हर पैकेट की जो एनर्जी होती है, हर पैकेट की जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है उस पैकेट के एनर्जी की, उस पैकेट के अंदर जो रेडिएशंस है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है, हर पैकेट की जो एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रेडिएशन ही होती है। तो हर पैकेट की जो एनर्जी है, ज्यादा है या कम है, वो किस पे डिपेंड करेगी आपकी? वो उस पैकेट के अंदर जो रेडिएशंस हैं
उन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किसी की तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी एनर्जी कम होगी। जैसे गामा रे है, कॉस्मिक रे है, ये रे लेजर में यूज करते हैं लेजर करने के लिए, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, थोड़ी सी एनर्जी में ही बहुत काम कर देती है ये, तो इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। रेडियो वेव हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाती है, क्यों नहीं पहुंचाती है? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है तो एनर्जी भी बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो इसने आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा कि किसी भी पैकेट की जो एनर्जी है, किसी भी पैकेट की एनर्जी आपकी डिपेंड करती है उस पैकेट के अंदर की रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम है, ठीक है। तो यहां से अगर हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो जो आपके पास एनर्जी आती है यहां से, वो एनर्जी क्या आएगी आपकी? वो एनर्जी आपकी आएगी एच न्यू, वेर एच क्या है यहां पर आपका? प्लैंक कांस्टेंट। क्या है आपका? प्लैंक कांस्टेंट। और आपको इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो याद होनी चाहिए, और जो हमारे पास ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो आपके पास कितनी होती है? 6.624 इंटू 10⁻⁻27 यूनिट क्या बनेगी इसकी? यूनिट जो बनती है इसकी आपकी, वो यूनिट बनती है अर्ग सेकेंड, अर्ग सेकेंड, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए प्लैंक कांस्टेंट की कि इतनी वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए भैया कि अगर मान लीजिए 2 पैकेट हैं तो एनर्जी कितनी हो गई? ये तो एक पैकेट की एनर्जी हो गई ना, ये तो एक पैकेट की एनर्जी हो गई। 2 पैकेट हैं तो 2 एच लिख देंगे, 3 पैकेट है तो 3 लिख देंगे। मतलब अगर n पैकेट हमारे पास हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूं इस बात को कि अगर हमारे पास n पैकेट हैं तो n पैकेट के लिए हम n लिख सकते हैं, ये होगी एनर्जी टोटल, ठीक है। जितने उसमें पैकेट आएंगे उतनी एनर्जी ले लेंगे हम, तो NH में हो गया, समझ में आ गया। अच्छा जी, अगर n आपका अवागैड्रो नंबर के इक्वल है, मीन्स की 1 मोल है, 1 मोल है, तो 1 मोल के केस में जो एनर्जी आती है उसको हम 1 आइंस्टीन बोलते हैं भाई, ये याद रखिएगा। 1 मोल अगर आपके पास पार्टिकल है तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? 1 आइंस्टीन के इक्वल बोलते हैं, 1 आइंस्टीन के इक्वल। कब? जब आपके नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 1 मोल के इक्वल हैं। अगर आपके पार्टिकल 1 मोल के इक्वल हैं उस केस में हम एनर्जी को क्या बोलते हैं? 1 आइंस्टीन बोलते हैं। तो ये आपकी थ्योरी थी भाई, जिसका मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि उसने ये कहा कि पार्टिकल से जो एनर्जी निकलती है किसी बॉडी से, वो कंटिन्यूसली नहीं निकलती है बल्कि डिसकंटिन्यूसली पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है। फिर हर पैकेट की एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी के, और उस पैकेट को बोलते क्या है हम? क्वांटा या फोटोन बोलते हैं, ठीक है। इसको साफ करते हैं भाई थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। देखिए भाई, इस थ्योरी के बेस पे एक इफेक्ट तो हम यहीं एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले ही, और वो था आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस थ्योरी ने कैसे इस इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको समझना पड़ेगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है, या ब्लैक बॉडी क्या होती है। देखिए, ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि जो ब्लैक हो, पहली बात तो ये ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि जो ब्लैक हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ये तो ये कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी मटेरियल जो सभी तरह की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर सकता हो और सभी तरह की रेडिएशंस को एमिट भी कर सकता हो, ठीक है। एब्जॉर्ब एंड एमिट, एब्जॉर्ब एंड एमिट, ठीक है। क्या? एनी काइंड ऑफ, ऑल काइंड ऑफ रेडिएशंस। और ऑल काइंड ऑफ रेडिएशंस का क्या मतलब है? अब अलग अलग रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है ना। इसका मतलब सभी तरह की फ्रीक्वेंसीज की जो रेडिएशंस है उनको ये एब्जॉर्ब भी कर सकता है अपने अंदर और उनको वापस से एमिट भी कर सकता है, सभी तरह की फ्रीक्वेंसी को। तो इस तरह की अगर कोई बॉडी है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या मानती थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये मानती है भैया कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है, क्योंकि बहुत लेट पिघलेगा ना, तो कोई आयरन का टुकड़ा है, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या करती है कि भाई अगर आप या मैं अगर देखिए जो जनरल हम ऑब्जर्व करते हैं वो क्या करते हैं, देखिए वो हम ये करते हैं कि जब हम इसको हीट करते हैं तो पहले ये रेड होता है, फिर येलो हो जाता है, मतलब इसके कलर चेंज हो रहे हैं, ऑरेंज हो गया, फिर येलो हो गया। जैसे जैसे हम आयरन को हीट कर रहे हैं ये अपने कलर चेंज कर रहा है, ये अपने कलर चेंज कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये मानती थी कि भाई आप इसको हीट करते रहिए कितना ही, ये अपना कलर चेंज नहीं करेगा, सेम ही कलर हमेशा एमिट करेगा। जो कलर दिख रहे हैं हमें, मतलब रेडिएशंस निकाल रहा है बाहर अलग अलग कलर की। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती थी कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, अगर आप किसी बॉडी को हीट करोगे
तो वो अगर सारी रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रही है तो जो रेडिएशन एमिट करेगी वो सेम कलर की होगी हमेशा, कितना ही टेम्परेचर आप बढ़ाते रहिए उसके कलर में चेंज नहीं आएगा। बट एक्चुअल में तो चेंज आ रहा है, उसने कंटिन्यू फॉर्म का ना कि कंटिन्यूसली एमिट करती रहेगी, तो कंटिन्यू मतलब ये कलर चेंज नहीं होगा, कलर आपका सेम रहेगा, लेकिन एक्चुअल में तो कलर चेंज हो रहा है। इसका मतलब वो थ्योरी गलत कह रही है, ठीक है ना। इसका मतलब कि जो एनर्जी निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग आ रही है, और क्वांटम थ्योरी क्या यही कहती है कि जो एनर्जी निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, किसी एनर्जी कुछ, किसी की एनर्जी कुछ। अब रेड कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है तो उसकी एनर्जी अलग होगी, वॉयलेट कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, उसकी एनर्जी अलग होगी, है ना। तो वही बात यहां से कह रहा है कि क्वांटम थ्योरी ने यही कहा कि भाई किसी बॉडी का कलर अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या है, वो अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी एमिट कर रही है, इसका मतलब वो अलग तरह की एनर्जी कैरी किए हुए है, मतलब अलग अलग रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो एनर्जी भी सबकी अलग अलग होगी। तो इसका रीजन क्या था कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपका सॉलिड है, इसके अंदर आपके ये एटम्स है आयरन के, तो जैसे हम इसको हीट करते हैं तो ये एटम जो आपके हैं ये एनर्जी लेकर वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। और कल आपको मैंने बताया था कि जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो उससे वेव्स निकलती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब ये पार्ट एटम आपके वाइब्रेट करेंगे तो इससे वेव निकलेंगी, ठीक है। तो उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी तो वेवलेंथ एनर्जी अलग अलग होगी। अब जितना ज्यादा इसको हीट करूंगा उतनी ज्यादा इनकी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा वाइब्रेशन बढ़ेगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी निकलेगी, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी निकलेगी उतना ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी, मतलब कलर चेंज होगा, क्योंकि अलग अलग कलर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कंसेप्ट था वो क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई जब हम बॉडी को हीट कर रहे हैं तो उससे मेटल जो है उसके वो वाइब्रेट कर रहे हैं, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी, जितनी ज्यादा आपकी वाइब्रेशन होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी आपकी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ने का मतलब कलर चेंज होगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी वो इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन ऐसे नहीं कर सकती थी। तो ये था आपका कंसेप्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जो क्वांटम थ्योरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। क्लासिकल थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये मानती है कि कलर चेंज नहीं होगा, आप कितना इसको टेम्परेचर को बढ़ाते रहो सेम कलर रहेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था, कलर चेंज हो रहा था। इसका मतलब वो थ्योरी गलत थी। तो प्लैंक ने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कलर चेंज क्यों हो रहा है, उसका जो पॉइंट था वो कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, वो बिल्कुल सही फिट बैठा, और डिसकंटिन्यू फॉर्म में भी था वो भी सही फिट बैठा, और उस बेस पे उसने आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं वही स्पेक्ट्रम के बारे में, और उससे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है वो भी हम करेंगे। तो कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा उसको, और उसके बाद फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो बहुत लंबा चैप्टर तो मेरे कह रहा के रह जाएगा, आधा चैप्टर रह गया बस, बेसिकली आप ही कह सकते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आने वाले चैप्टर में रहते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, खास बात भाई, शेयर कैसे करते हैं, मैं शेयर का ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। आपको पता नहीं शेयर कैसे करते हैं? आपको लगता है कि शेयर कैसे कर सकते हैं? आप में से बहुत से बच्चे फेसबुक यूज करते हैं, तो आप फेसबुक पे मेरे किसी भी वीडियो का जो आपको अच्छी लगी हो कि सर ये वाली वीडियो हमारी बहुत अच्छी लगी थी हमें आपकी, उस वीडियो को आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हो, लिंक शेयर कर सकते हो उसका। व्हाट्सअप आप यूज करते हैं, व्हाट्सअप के स्टेटस पे आप मेरी वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हो कि ये वाली वीडियो हमको सर की बहुत अच्छी लगी, देखनी चाहिए थी। ठीक है, तो इंस्टाग्राम कुछ बच्चे यूज करते हैं, तो इंस्टाग्राम में आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास शेयर करने के, आप करना चाहते ही हो शेयर, नहीं करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, आई थिंक कि आपने थ्योरी समझ ली है। कल हम स्पेक्ट्रम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर फिर आएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, मस्त रहिए, मौज मारिए, ऑल द बेस्ट।